गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट पार्ट 3 भूगोल एक विषय के रूप में। इससे पहले हम भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध, भूगोल का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण, भूगोल की प्रकृति, इन सभी विषयों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे भूगोल के अध्ययन के उपागम, यानी हम भूगोल को किस तरीके से अध्ययन करते हैं। या तो हम कुछ पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं किसी भी वस्तु को, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, या पूरी वस्तु का एक साथ अध्ययन करते हैं पार्ट बनाकर। तो क्रमबद्ध भूगोल या विषय वस्तुगत उपागम या प्रादेशिक उपागम, भूगोल का अध्ययन हम दो उपागम द्वारा करते हैं, जिसमें आपका क्रमबद्ध अथवा विषय वस्तुगत उपागम है और दूसरा प्रादेशिक उपागम। तो सबसे पहले आता है क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध उपागम जो है वो भूगोल का उपागम नहीं है, जो सामान्य भूगोल का है। इस उपागम का प्रवर्तक एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट 1769 से 1859 द्वारा किया गया था। इस विधि के अंतर्गत भौगोलिक तत्वों को प्रकरणों में बांटकर प्रत्येक प्रकरण का अध्ययन पूरे विश्व स्तर पर किया जाता है। धरातल, जलवायु, मृदा, अपवाह, खनिज, कृषि, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, व्यापार आदि विभिन्न प्रकरण हैं जिनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है। विश्व स्तर पर अध्ययन करने के लिए इसे क्षेत्रीय स्वरूप में वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। क्रमबद्ध विधि में हमारा ध्यान विश्व के किसी एक तत्व या तत्व सम्मिश्रण के अध्ययन पर रहता है, अन्य चीजों पर नहीं। यानी जब हम क्रमबद्ध भूगोल के उपागम के माध्यम से भूगोल का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो हम पूरे तत्वों को न लेकर केवल एक पर्टिकुलर तत्व को लेते हैं और उसके आधार पर हम किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। इसके विपरीत आपका प्रादेशिक उपागम, प्रादेशिक भूगोल का विकास भी एक अन्य जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर 1779 से 1859 ने किया था। प्रादेशिक उपागम विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त कर दिया जाता है और फिर एक प्रदेश विशेष में सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या नामिक हो सकते हैं। एक प्रदेश में सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता के खोज करते हुए किया जाता है। एक प्राकृतिक खंड के दूर दूर स्थित सभी भूभागों में पाए जाने वाले लगभग एक जैसे भौगोलिक और मानवीय दशाओं के अध्ययन को ही प्रादेशिक विधि कहते हैं। क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि केवल भूगोल के अध्ययन की सुविधा के अलग अलग हैं। वास्तव में ये दोनों विधियां किसी कपड़े के ताने बाने की तरह एक दूसरे की पूरक हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि भूगोल यह द्विविभाजन वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक है। क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं, यानी अगर हम क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल का डिवाइडेशन करते हैं, तो ये तो हो गई इसकी 3 शाखाएं, और इन 3 शाखाओं की ये हो गई उप शाखाएं, जिसमें भौतिक भूगोल एक शाखा है और इसकी उप शाखाएं भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान। इसके अलावा बी मानव भूगोल दूसरी शाखा है, जिसकी उप शाखाएं आर्थिक भूगोल, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। इसके अलावा सी यानी थर्ड है आपका जीव भूगोल, जंतु विज्ञान, पादप भूगोल, पारिस्थितिकी विज्ञान, पर्यावरण भूगोल, ये सभी इसके उप क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले भौतिक भूगोल के बारे में अगर हम अध्ययन करें, तो भौतिक भूगोल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्थल, जल व वायु, इन तीनों के सम्मिश्रण से जो भी
चेनमेंट हमारे पर्यावरण के अंदर आते हैं तो वो होते हैं हमारे भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत भू आकृति विज्ञान। इस विज्ञान के अंतर्गत भू आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियों, उनके क्रम, विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जलवायु विज्ञान। वायु विज्ञान में हम वायुमंडल की संरचना, मौसम और जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वर्षा, वायुभार, पवनें, वृष्टि, आर्द्रता, वायु राशियां व चक्रवात तथा जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जल विज्ञान भौतिक भूगोल की इस नई विकसित हुई उपशाखा में महासागरों, नदियों, हिम नदियों के स्तर व रूप में जल की प्रकृति में भूमिका का अध्ययन किया जाता है। समुद्र विज्ञान। इस विज्ञान में समुद्री जल की गहराई, खारापन, लहरों व धाराओं, ज्वार भाटा, महाद्वीपीय नितल व महासागरीय निक्षेपों का अध्ययन किया जाता है। मृदा भूगोल। मृदा भूगोल में हम मिट्टी का निर्माण, उसके प्रकार, गुण, उत्पादकता स्तर, मिट्टियों का वितरण, उर्वरता तथा उपयोग इत्यादि का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है हमारा मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत भूगोल की वह शाखा जो भौतिक परिवेश की पृष्ठभूमि में पृथ्वी तल पर फैली मानव निर्मित परिस्थितियों या लक्षणों का अध्ययन करती है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए कि पृथ्वी पर जो भी भौतिक प्रवृत्तियां पाई जाती है, प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, उनका जो भी रूपांतरण किया जाता है वो मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं होती हैं, जिनका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। सबसे पहले पायदान पर आता है आर्थिक भूगोल। NG पाउंड्स के अनुसार आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ पर मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, खनन, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन के क्रियाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल। इसके अंतर्गत समय और स्थान के संदर्भ में मनुष्य के सांस्कृतिक पक्षों, आवास, भोजन, जीने का ढंग, आचार विचार, रहन सहन, भाषा, शिक्षा, सुरक्षा, धर्म, सामाजिक संस्थाओं और दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। इस उपशाखा में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, आयु, प्रवास, साक्षरता एवं व्यावसायिक संरचना जैसी जनांकीय विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल। प्रत्येक देश वर्तमान स्थिति में आने से पूर्व परिवर्तन के अनुभवों से गुजरता है। ऐतिहासिक भूगोल इन्हीं परिवर्तनों का समय के संदर्भ में अध्ययन करता है और किसी प्रदेश के वर्तमान स्वरूप को समझने में हमारी मदद करता है। राजनीतिक भूगोल। इस उपशाखा के अंतर्गत भू राजनीतिक, राजनीति व्यवस्था, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का संसाधनों के उपयोग पर पड़ने वाले प्रभावों, राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं, पड़ोसी राज्यों व देशों के बीच भू व्यावसायिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, चुनाव परिदृश्य, स्थानीय संसाधन, प्रादेशिक व राष्ट्रीय नियोजन का अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके से किसी विशेष क्षेत्र का विकास किया जा सकता है या उसके द्वारा जो संसाधन वहां पर उत्पन्न हो रहे हैं उनको किन क्षेत्रों में विस्तारित या वितरित किया जाए। इन सभी का अध्ययन हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जीव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतरपृष्ठ के परिणाम स्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ। यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल जब का संमिश्रण के द्वारा जीव भूगोल का अध्ययन हुआ, अभ्युदय हुआ, जिसमें जंतु विज्ञान, इसके अंतर्गत पशुओं एवं उनके
पर्यावरण इन स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। पादप भूगोल यह उपशाखा प्राकृतिक वनस्पति का उसके पर्यावरण में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। पारिस्थितिक विज्ञान इसमें प्रजातियों के निवास, स्थिति, क्षेत्र, विकास, वर्गीकरण और वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल इसके अंतर्गत पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमिह्रास, प्रदूषण व पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। विश्व भर में पर्यावरण के प्रति बढ़ती जनसंख्या के कारण इस शाखा का महत्व बढ़ रहा है। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं, वृहद, मध्यम व लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन, यानी वृहद का अर्थ हो गया बड़े क्षेत्र माध्यम से, मध्यम का अर्थ हो गया निम्न और लघु का अर्थ हो गया छोटे पैमाने पर। इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्रादेशिक उपागम के आधार पर। इलाका, ग्रामीण नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास और प्रादेशिक विश्लेषण। भूगोल में कैरियर तथा नौकरियां, जीवन के हर पक्ष का स्पर्श करने के कारण भूगोल विषय का कार्य क्षेत्र दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए भूगोल वर्तमान में युवाओं के समक्ष अनेक चुनौतीपूर्ण जीविका विकल्प प्रस्तुत कर रहा है। सरकारी और विशेष रूप से निजी स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में अध्यापन के अनेक पद रिक्त पड़े हैं। यदि आप अपनी मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी में भी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकते हैं तो इस क्षेत्र में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। अनेक विशिष्ट और तकनीकी क्षेत्रों में भूगोलवेत्ताओं की मांग है, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया, मानचित्र कला, नगर एवं ग्राम नियोजन आदि। संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा में भी अनेक भूगोलवेत्ताओं के लिए नौकरियां उपलब्ध हैं। यूपीएससी तथा राज्यों के लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रायोजित सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में वर्तमान में बड़ी संख्या में प्रत्याशी भूगोल को ऐच्छिक विषय के रूप में लेकर सफल हो रहे हैं। वह आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एचसीएस, आरएएस इत्यादि बन रहे हैं। तो ये थी हमारे भूगोल एक विषय के रूप में। तो आज हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आशा है आप सभी को